प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित 11 बच्चों से करेंगे बातचीत। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 बच्चों को कला, संस्कृति, साहस, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए थे पुरस्कार। दिल्ली में आज भी नहीं हो पाया मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव। हंगामे की भेंट चढ़ा दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई। चुनाव की अगली तारीख का ऐलान अभी नहीं। इससे पहले 6 जनवरी को भी हंगामे के कारण नहीं हो पाया था चुनाव। भूकंप के तेज झटकों से हिला दिल्ली एनसीआर। रिक्टर स्केल पर 5.8 मापी गई तीव्रता। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। भूकंप विज्ञान के लिए राष्ट्रीय केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र नेपाल में। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस का किया परीक्षण। भारत में सशक्त स्वदेशी आत्मनिर्भर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विजन को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल। सॉफ्टवेयर को कमर्शियल ऑफ द शेल्फ हैंडसेट पर किया जा सकता है इंस्टॉल। यूजर्स की हाईटेक सिक्योरिटी और प्राइवेसी का रखेगा ध्यान। स्वास्थ्य के क्षेत्र में केंद्र सरकार की एक और डिजिटल पहल। कोविन के बाद सरकार ने लॉन्च किया यूविन। महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का रखा जाएगा डिजिटल रिकॉर्ड। देश के प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश के 2 जिलों में इस कार्यक्रम की पायलट परियोजना शुरू। 11 जनवरी को देश के 65 जिलों में किया गया शुरू। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी का 3 दिन का भारत दौरा आज से होगा शुरू। दौरे से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के और मजबूत होने की उम्मीद। राष्ट्रपति अल सीसी गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। और खेलों में हॉकी विश्व कप में आज से क्वार्टर फाइनल मुकाबले होंगे शुरू। पहले क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना स्पेन से, वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम की न्यूजीलैंड से होगी भिड़ंत। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम 4 बजे अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर देश के बाल नायकों से बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। 11 बच्चों को कला, संस्कृति, साहस, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए ये पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रपति ने पुरस्कार विजेताओं को एक पदक, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए नगद प्रदान किया। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी बच्चों के साथ बातचीत करेंगी और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मुजबारा महेंद्र भाई की उपस्थिति में उन्हें बधाई देंगी। पुरस्कार पाने वाले बच्चों में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी आज अपने 3 दिवसीय दौरे के लिए भारत पहुंचेंगे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी अपनी भारत की राजकीय यात्रा के दौरान गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रपति सीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पारस्परिक हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय बैठक और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में भाग लेंगे। वे अपनी यात्रा के दौरान भारतीय व्यापार समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी 24 से 26 जनवरी तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। वे देश के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। उनके साथ मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। ये पहली बार है कि मिस्र के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड में मिस्र का एक सैन्य दल भी हिस्सा लेगा। इसके पहले मिस्र के राष्ट्रपति ने अक्टूबर 2015 में तीसरे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था और सितंबर 2016 में भारत का राजकीय दौरा किया था। भारत और मिस्र इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। 2022-23 में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश के रूप में भी आमंत्रित किया गया है। 25 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में मिस्र के राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। राष्ट्रपति सीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ
पारस्परिक हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय बैठक और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी राष्ट्रपति सीसी से मुलाकात करेंगे। सीसी अपनी यात्रा के दौरान भारतीय व्यापार समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे। भारत और मिस्र के बीच वर्षों से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, जो सभ्यतागत, सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे संबंधों में दिखाई देते हैं। ये बहुआयामी संबंध साझा सांस्कृतिक मूल्यों, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता, रक्षा क्षेत्र में सहयोग और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर समान दृष्टिकोण पर आधारित हैं। दोनों देश बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करते हैं। भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय व्यापार ने वर्ष 2021-22 में 7 अरब 26 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की। मिस्र को 3 अरब 74 करोड़ भारतीय निर्यात किया गया और मिस्र से भारत को 3 अरब 52 करोड़ के आयात के साथ व्यापार काफी संतुलित था। 50 से अधिक भारतीय कंपनियों ने मिस्र की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 3 अरब 15 करोड़ डॉलर का निवेश किया है, जिनमें रसायन, ऊर्जा, कपड़ा, परिधान, कृषि व्यवसाय और खुदरा शामिल हैं। इस यात्रा से भारत और मिस्र के बीच वर्षों पुरानी साझेदारी के और मजबूत होने की उम्मीद है। मिस्र भूमध्य सागर, लाल सागर, अफ्रीका और पश्चिम एशिया में खास स्थान रखता है। ये स्थिति ही काहिरा को दिल्ली के लिए अनमोल साझेदार बनाती है। भूमध्य सागर से हिंद प्रशांत क्षेत्र तक के समुद्री क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और मिस्र बेहतर साझेदार बनते हैं। मिस्र भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि 2022 में सितंबर और अक्टूबर में देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने काहिरा का दौरा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज संयुक्त रूप से स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ROS की टेस्टिंग की। आईटी मद्रास की इंक्यूबेटेड फर्म के ऑपरेशन से भार OS नामक मोबाइल फोन के लिए एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया है। एप्पल के अलावा बाकी लगभग सभी स्मार्टफोन में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भार OS भारत का नया प्रिवेसी सेंट्रिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। भार OS को कड़े प्रिवेसी और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड वाले संगठनों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। नया स्वदेशी OS प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के तहत तैयार किया गया है। हर OS एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जो आज का स्टेप है, इस स्टेप से सॉफ्टवेयर वाले पीस में जो एक बहुत बड़ा गैप था, वो गैप भी फिलअप होता है। आईटी मद्रास को, स्टार्टअप्स को, आप सबको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। पीपल डोंट वांट एनी सिस्टम लाइक दिस टू सक्सीड, so we have to be very careful, very cautious, very persistent. Continuously we'll have to keep working on making it successful. उस जर्नी के लिए we should. इस मौके पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस तरह की तकनीकों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार नीतियों में बदलाव को लेकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी तकनीकें गरीबों की कई तरीके से सहायता करेंगी। इनोवेशन जो एकेडमिया से होती है, लैबोरेटरी से होती है, इंडस्ट्री उसको अपने तरीके से कैसे उसको कमर्शियलाइज करे, अडॉप्ट करे, उसको भी बढ़िया से जोड़ा गया है। और उस आधार पे हमारी होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच पे सारे विभाग, भारत सरकार, राज्य सरकार, सब मिलके इसको एक पॉलिसी एनाबिलिटी बढ़ा रहे हैं। ये आजाद भारत में प्रधानमंत्री जी की विजन का एक अप्लाइड एक्सपेरिमेंट है। ये आने वाले दिनों में बहुत सक्सेस हो, क्योंकि इसकी मूल बेनिफिशियरी गरीब आदमी होगा। गरीब आदमी होगा, उसकी डाटा, उसकी हेल्थ साइंस, उसकी एग्रीकल्चर, उसकी ट्रांजैक्शन, ये सब आने वाले दिनों में धीरे धीरे अपने व्यवस्था में हो जाएगी। रोजगार सृजन होगा, अपने देश में उद्योग आएंगे। और अब आइए जानते हैं स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS की खूबियों के बारे में कि क्यों खास है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। नजर डालते हैं इस मोबाइल OS को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के इंक्यूबेटेड फर्म द्वारा विकसित किया गया है। ये एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस सॉफ्टवेयर को कमर्शियल ऑफ द शेल्फ हैंडसेट पर इंस्टॉल किया जा सकता है। वहीं इस OS को लेकर
भारत के 100 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स को लाभ मिलेगा। ये ओएस हाईटेक सिक्योरिटी और प्राइवेसी के साथ आता है और यूजर्स को उनकी जरूरतों के अनुरूप ऐप चुनने की इससे सुविधा मिलेगी। साथ ही भार ओएस नो डिफॉल्ट ऐप्स के साथ आता है। सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये काफी सुरक्षित माना जा रहा है और साथ ही यूजर्स को उन ऐप पर अधिक कंट्रोल देता है जो उनके डिवाइस में है। साथ ही इस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर्स का कंट्रोल ज्यादा होता है। भार ओएस पास से विश्वसनीय ऐप्स को ही एक्सेस मिलती है जो कि डेटा सुरक्षा को बढ़ाता है। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के तहत इसे तैयार किया गया है। ये इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। और बुलेटिन में फिलहाल ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डीप फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। भारी शोर शराबे के बीच दिल्ली में एक बार फिर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव टल गया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव नहीं कराना चाहती है, इसलिए वो सदन को हंगामे की भेंट चढ़ा देती है। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर चुनाव में हार जाने के डर से चुनाव को टालने का आरोप भी लगाया। इससे पहले निर्वाचित पार्षदों और मनोनीत पार्षदों का शपथ कार्यक्रम हो चुका था। आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं होने देना चाहती है। आज का जो दृश्य दिखा है तो आम आदमी पार्टी, उसके नेता तो बाहर कह रहे हैं कि जी हम अब चुपचाप खड़े हैं, लेकिन अंदर उनके पार्षद जितना हंगामा, गाली गलौज, इट मीन्स कि उनको हंगामा खड़ा करना है। और ये स्थिति का जो नुकसान दिल्ली उठा रही है, आम आदमी पार्टी का रवैया अलोकतांत्रिक है और हम इसकी निंदा करते हैं। दिल्ली एनसीआर में आज दोपहर 2:28 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि एक दो नहीं बल्कि कई जगहों पर लोगों ने भूकंप के 3 झटके तक महसूस किए। उत्तराखंड में देहरादून, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। भूकंप विज्ञान के राष्ट्रीय केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 थी। भूकंप का केंद्र बिंदु नेपाल में बताया जा रहा है, जिसकी गहराई जमीन के 10 किलोमीटर नीचे थी। अब तक किसी प्रकार के जानमाल की क्षति की खबर नहीं है। आगे बढ़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित शीर्ष समिति की बैठक के दौरान आगामी एरो इंडिया की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में रक्षा मंत्री को एशिया के सबसे बड़े एरो शो के 14वें संस्करण की व्यवस्थाओं का विस्तृत विवरण दिया गया। एयर शो 13 से 17 फरवरी के बीच कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने बैठक में आयोजकों से सभी प्रतिभागियों के लिए पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि एरो इंडिया 2023 न केवल एक कार्यक्रम होगा बल्कि रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र की बढ़ती ताकत और एक मजबूत और आत्मनिर्भर न्यू इंडिया के उदय का प्रदर्शन भी होगा। यह जो आयोजन हो रहा है वह कर्नाटक राज्य को एविएशन और एरोस्पेस इंडस्ट्री को के एक एपी सेंटर के रूप में डेवलप करने में यह काफी सहायक होगा। यह स्टेट अपनी स्किल्ड मैन पावर और रोबस्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए एक अपनी अलग पहचान रखता है। इस एक्सपो में जो भी कंपनीज पार्टिसिपेट करेंगी और जो भी ज्वाइंट वेंचर्स, जो भी स्टार्टअप्स आएंगे, वे अपने बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही वे कर्नाटक की में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं फ्यूचर की, इसको भी वो समझने की कोशिश करेंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री से जिस भी प्रकार के कोऑपरेशन की आवश्यकता होगी, पूरा कोऑपरेशन आपको मिलेगा।
कानून मंत्री किरण रिजिजू ने आज कहा कि न्यायपालिका के लिए लंबित मामलों को कम करने का एकमात्र तरीका अदालतें हैं। नई दिल्ली में ई कोर्ट्स परियोजना के पुरस्कृत लोगों के अभिनंदन समारोह में रिजिजू ने कहा कि न्याय में तेजी लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश में फिलहाल 4 करोड़ 90 लाख लंबित मामले हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये एक बड़ी संख्या है। मामलों के निपटारे में देरी का अर्थ है न्याय से इनकार और न्याय में देरी। रिजिजू ने कहा कि ई कोर्ट्स एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। ये परियोजना अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परियोजना को लेकर काफी सकारात्मक रहे हैं। वे न्यायपालिका की मांगों को पूरा करने और सहायता देने में काफी सक्रिय हैं। Today, the total numbers of pendency of cases in our country is around 4 crore 90 lakhs. 4 crore 90 lakhs is a huge numbers, especially when you think about so many people are unable to get justice. Pendency means delay of justice. Delaying of justice is denying of justice. When we are talking about access to justice, we must ensure that the justice must be delivered at the fastest possible pace. So, delivery of justice is a critical component here. The only way to reduce the rate of pendency is by coming together between government and judiciary. We will have to come together. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होने जा रहे आगामी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी 2023 को परीक्षा पे चर्चा के आगामी संस्करण में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस बार पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 15,73,000 रजिस्ट्रेशन ज्यादा हुए हैं। इस बार कुल लगभग 38 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। पिछले साल की रजिस्ट्रेशन की तुलना में इस बार लगभग 15,73,000 ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। टोटली 38 लाख रजिस्ट्रेशन इस साल हुई है। और इस साल हम लोगों की कोशिश रही स्टेट बोर्ड में परीक्षा देने वाले बच्चे इसमें से आए। लगभग 16 लाख बच्चे स्टेट बोर्ड की इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के दही चौकी में स्थित केंद्रीय विद्यालय में सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम के तहत एक चित्रकला प्रतियोगिता कराई गई। इस प्रतियोगिता में विभिन्न सीबीएसई विद्यालयों के छात्रों, राज्य बोर्डों, नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों के छात्र शामिल हुए, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्नाव के दही चौकी में बने केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य महिपाल ने कहा कि 5 बच्चों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर केंद्रीय विद्यालय उन्नाव परिवार में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें जनपद के 20 विद्यालयों ने अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित की है, जिसमें सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं और सभी बच्चों ने चित्रकला प्रतियोगिता में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मैं निवेरा स्कूल से आई हूँ, केवी केंद्रीय विद्यालय स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन करने। डिस्कवर योरसेल्फ थीम पर मैं चित्र बना रही हूँ। मेरी थीम है कम्पीट विद योरसेल्फ। मतलब दूसरों से पहले नहीं, पहले खुद से जीतो। खुद से जीत गए तो दूसरों से भी जीत जाओगे। तो उसी पे मैंने अपनी पेंटिंग बनाई है। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सेना पर दिए उनके बयान के लिए माफी मांगने को कहा है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने पहली बार कहा कि वो सैनिकों का सम्मान करते हैं। इतनी लंबी यात्रा में कोई उन्हें समझा नहीं पाया। क्या ये देश जवानों की शहादत का सबूत नहीं मांगता है और उनको सलाम करता है? उन्होंने कहा कि अपने ऐसे बयानों पर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी पहली बार बोले हैं कि मैं सेना का सम्मान करता हूं। जो पार्टी की ओर से गंभीर सवाल उठाए गए थे, उसको उन्होंने पहली बार कहा कि हम सेना का सम्मान करते हैं। राहुल जी, दिग्विजय सिंह आपके साथ कन्याकुमारी से चल रहे हैं, तो हजारों किलोमीटर की यात्रा में आप उनको समझा नहीं पाए थे क्या?
वो कोई पहली बार बोले थे क्या? और आज जब आपने ये कहा तो आपने कुछ और सवाल खड़े कर दिए। इसलिए आज इस चैप्टर का हम फाइनल हिसाब करने आए हैं। ये देश सेना की शहादत का सबूत नहीं मांगता, उनके बलिदान को सलाम करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आतंकवाद पर अपना रुख स्पष्ट करे, सेना के सम्मान पर अपना रुख स्पष्ट करे। आखिर राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेता बार बार सेना के सम्मान पर बयान देकर आखिर किसे खुश करना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के ऊपर अपने रुख को स्पष्ट करे। कांग्रेस पार्टी देश की सुरक्षा के नाम पर अपने रुख को स्पष्ट करे। आज सेना के बड़े बड़े अफसर, जिसमें बहुत लोग उनके कुछ स्पेशल सेल्स के हेड भी रहे हैं, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं ना कि हमें सेना के इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बोलते हैं वो कि भारत की सेना भारत का एक बहुत बड़ा एसेट है और हमें भारत की सेना की परंपरा, उसकी वीरता, उसके बलिदान पर बहुत गर्व है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए गए बयान पर आज जम्मू में डोगरा फ्रंट के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा था कि केंद्र सरकार लगातार सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात करती है, लेकिन उनमें कितने लोगों को मार गिराया गया इसका कोई सबूत नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन ऐप की सफलता के बाद अब इसी तर्ज पर यूविन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यूविन को देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण के डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए तैयार किया गया है। देश के प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश के 2 जिलों में इस कार्यक्रम की पायलट परियोजना शुरू की गई है। इसे 11 जनवरी को 65 जिलों में शुरू किया गया। यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक गर्भवती महिला को पंजीकृत किया जाएगा और इसमें उसके टीकाकरण का रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसके बाद उनकी संतान और उनके जन्म के समय और बाद में होने वाले टीकाकरण का भी रिकॉर्ड रहेगा। इससे घर बैठे ही अगले टीके की तारीख और टीकों की उपलब्धता की जानकारी मौजूद रहेगी। इस तरह बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण कार्ड को रखने, टीकों की तारीख याद रखने और कतार में लगने जैसी परेशानियां जल्द ही बीते दिनों की बात हो जाएंगी। इससे टीकाकरण के अपॉइंटमेंट भी बुक की जा सकेगी। देश में के तहत टीकाकरण रिकॉर्ड को अब तक मैनुअल रूप से रखा जाता था, लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि अब टीकाकरण का सारा रिकॉर्ड डिजिटल रूप से रखा जाएगा। इसके साथ ही पूरे टीकाकरण कार्यक्रम का डिजिटलीकरण हो जाने के बाद लाभार्थियों को तुरंत प्रमाण पत्र मिल जाएंगे और वे चाहें तो इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। इन प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर्स में रखा जाएगा। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय पर्यटन विकास निगम के साथ मिलकर काम करने के लिए एक ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के अनुसार आयुष मंत्रालय आईटीडीसी के अधिकारियों को आयुर्वेद और चिकित्सा की अन्य पारंपरिक प्रणालियों में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के लिए जरूरी प्रशिक्षण प्रदान करेगा। ये पर्यटक सर्किट की पहचान करेगा जहां आयुर्वेद और चिकित्सा की अन्य पारंपरिक प्रणालियों में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा देने की अपार गुंजाइश है। आयुष मंत्रालय के सुझाव पर आईटीडीसी नॉलेज टूरिज्म के तहत पर्यटन स्थलों में भारतीय चिकित्सा पद्धति के ऐतिहासिक विरासत स्थलों को शामिल करेगा और पर्यटकों के लिए उपयोगी फिल्म साहित्य की रचना करेगा। केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत की अध्यक्षता में G20 की हाल ही में संपन्न पहली स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक में G20 के प्रतिनिधियों ने भारत में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए अवसरों और चुनौतियों पर विचार विमर्श किया था। भोपाल के मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में चल रहे 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। ऐसी ही एक प्रदर्शनी मध्य प्रदेश में पाए गए डायनासोर के अवशेषों की है, जिसमें डायनासोर के करोड़ों वर्ष पुराने अवशेषों को प्रदर्शित किया गया है, जो कि लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। भोपाल में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल
साइंस फेस्टिवल में यहाँ पर डायनासोर के जीवाश्म यहाँ पर रखे गए हैं, जो कि 10,000 करोड़ साल से लेकर 6,500 करोड़ साल पुराने हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये फीमर यानी जांग की हड्डी जो है बताई जा रही है डायनासोर के। साथ में ये जो अंडे हैं, जो एग हैं डायनासोर के, वो यहाँ पर रखे गए हैं। भार के पास इनकी खोज की गई थी। हमारे साथ विशाल वर्मा जी हैं जो कि इसके खोज करता है और पूरा ये इसको मैनेज कर रहे हैं। बताएं हमारे दर्शकों को किस तरीके से ये कौन कौन से फॉसिल्स हैं और कितने पुराने हैं ये? हाँ, ये लगभग 7 करोड़ साल पुराने लगभग। ये पेड़ों के जीवाश्म है। ये मंडला घुघुआ का जो फॉसिल है वो फूल देने वाली वनस्पति है। ये जो है बिना फूल के सीधे बीज देने वाली वनस्पति है। ये जो आप पीले रंग के फॉसिल देख रहे हैं, जीव देख रहे हैं, ये एमोनाइट है, ये ऑयस्टर है, ये बाइवॉल्व है। ये सितारा मछली के 2 रिश्तेदार हैं। सितारा मछली बच्चों में बहुत पॉपुलर है। ये एमोनाइट जिसको हम बोलते हैं घोंगा, तो ये सब के सब ट्यूरेनियन काल के हैं। लगभग 8.9 करोड़ साल से लेकर 8.3 करोड़ साल के आसपास। ये जो आप देख रहे हैं हरा पत्थर, इस तरह के हरे पत्थर, ये कैंपेनियन काल का है और इन पत्थरों के अंदर से इस तरह के दांत निकले हैं। ये सारे के सारे शार्क के दांत हैं। 6 तरह की शार्क के दांत इसमें आप देख सकते हैं। हर गोल चीज अंडा नहीं होती, उसके ऊपर जो छिलका मिलता है हमको, इससे पहचान होती है कि कौन सा डायनासोर है। पहले बात डायनासोर है या नहीं है, और यदि है तो कौन सा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये लगभग 18 सेंटीमीटर व्यास का है। और डायनासोर जो है एक साथ 1 अंडे भी देता था और कभी कभी 15-20 अंडे भी देता था। तो ये टाइटेनोसॉर नाम का जो पर्वताकार डायनासोर होता था, ये उसका अंडा है। ये लगभग 6.5 करोड़ साल पुराना है। करोड़ों साल पुराना ये जो डायनासोर का जो अंडा हम कह सकते हैं वो मेरे हाथ में इस वक्त है, जो काफ़ी भारी है। और ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि दुर्लभ चीज़ जो है ये यहाँ पर जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है वहाँ पर प्रदर्शित की गई है। अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, भोपाल। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।